मेरा नाम रवि कुमार शर्मा। मेरे चैनल आर के स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। पहली यूनिट में पहला चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसमें आज हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं इनके गुण तथा वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अध्ययन करेंगे। यह लेक्चर नंबर 8 है। 7 लेक्चर हो चुके हैं। उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और देख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनको समझने के लिए पहले हम 10th क्लास में चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ चुके हैं, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र है? ये चुंबक के कारण उत्पन्न होती हैं। जैसे ये एक N और S दो ध्रुव हैं चुंबक के, दंड चुंबक है। तो ये इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से S ध्रुव की ओर चलती हैं, N से S की ओर, इस तरीके से। इनको हम, ये जो रेखाएं होती हैं, इनको हम कहते हैं काल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। और यही काल्पनिक रेखाएं ये वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो इनकी परिभाषा बन जाती है कि वे काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक इसी प्रकार वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की भी परिभाषा लिखी जा सकती है। कैसे लिखते हैं इसकी परिभाषा? कहलाती है, ये परिभाषा होती है। क्या? वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब पढ़ते हैं इनके गुण। इनके गुण क्या हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं? पहला गुण होता है इसका, चित्र से समझते हैं। इसमें जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुव चलते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ऐसे इसमें क्या आवेश लिए जाते हैं? धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। इस तरीके से जाती है, ये देखो, ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होती है, इस तरीके से। ये चित्र बना, इसमें वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जा रही हैं। ये देखो, धन से ऋण की ओर जा रही है, ये धन से बाहर जा रही है, और ये ऋण पर ये आ रही हैं, आती हुई दिख रही है। ये तो पहला पॉइंट इससे ही बन जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। पहला पॉइंट ये बनता है। दूसरा पॉइंट इसका इस चित्र से बनेगा। एक धन आवेश लेते हैं और एक लेते हैं ऋण आवेश। ये एकल आवेश है, सिंगल एकल आवेश हैं। तो इसमें वैद्युत बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है ये धन से उत्पन्न होकर अनंत तक जाती हैं। ये धन से उत्पन्न हो रहे हैं और कहां? अनंत तक जा रही हैं। और ऋण, यदि ऋण आवेश लेते हैं तो इसमें वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है।
ये देखो आती हुई। तो दूसरा पॉइंट बन जाता है एकल आवेश में यदि धन आवेश है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलकर अनंत तक जाती हैं। यदि ऋण आवेश है तो अनंत से आती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसका बनता है वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। देखो इसको समझने के लिए जैसे हमें ये रेखा हमने ये खींची, अगर इसमें हमें वैद्युत क्षेत्र, ये हमने एक क्षेत्र रेखा खींची है विद्युत क्षेत्र रेखा, इसमें अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा को देखना है, जैसे हम इस पे पॉइंट लेते हैं, ये एक पहला पॉइंट, ये दूसरा, एक हमने ये ले लिया तीसरा, ये 3 पॉइंट। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को देखने के लिए इस पर हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी होती हैं। ये स्पर्श रेखा खींची तो ये E1 पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। इस पर हमने ये देखो ये स्पर्श रेखा खींची तो ये 2 पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। और तीसरे वाले में अगर हम विद्युत क्षेत्र स्पर्श रेखा खींचते हैं इस तरीके से, ये खींची तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ये दिशा बताते हैं, यानी कि जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी होती है तो उस पर हम स्पर्श रेखा खींचकर विद्युत क्षेत्र की दिशा को देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। तो देखो तीसरे पॉइंट को समझने के लिए तीसरा पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। जैसे ये एक विद्युत बल रेखा है और एक ये विद्युत बल रेखा, इन दोनों ने एक दूसरे को काटा। ये विद्युत बल रेखा A और ये B है। अब इस कटान बिंदु से अगर A वाले के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा देखी जाए या वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी EA। और इस वाले के लिए अगर देखा जाए तो इससे स्पर्श रेखा ये खींची जाएगी, ये तो ये होगी ये B। तो यहां से देखते हैं कि यदि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो उनके कटान बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं जो 2 विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करती हैं, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक खुला वक्र होती हैं। खुला वक्र कैसे होती हैं, इसमें जैसे देखो ये, इसमें देखते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के लिए। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, जैसे यहां से ये चुंबकीय बल रेखा यहां गई, यानी M से S की ओर गई, फिर ये क्या होती है अंदर S से, फिर ये अंदर जो है S से N की ओर आती है, तो ये एक बंद वक्र बनाती है। लेकिन वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं या वैद्युत क्षेत्र रेखा, ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं। ये अगर धन से निकली ये ऋण की ओर, तो इस तरीके से धन से ऋण की ओर गई, लेकिन ये वापस नहीं आती, इसलिए एक खुला वक्र बनाती हैं। तो चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, वैद्युत बल रेखाएं एक खुला वक्र बनाती हैं क्योंकि ये धन से ऋण की ओर जाती हैं परंतु ऋण से वापस धन की ओर नहीं आती। ये था चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है किसी चालक के पृष्ठ पर, जैसे एक ये चालक है, ये हमने एक चालक लिया, ये चालक है और चालक के पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत उत्पन्न होती हैं। कैसी लंबवत होती है, ये वैद्युत बल रेखा है जैसे ये लंबवत होती है, उत्पन्न होती है और लंबवत ही समाप्त होती है। इस तरीके से लंबवत ही उत्पन्न होती है और लंबवत ही समाप्त होती है। तो इसको भी लिख सकते हो, किसी चालक के पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखा की दिशा लंबवत होती है या उत्पन्न होती है और लंबवत ही समाप्त होती है। अब इसके बाद में छठवां पॉइंट है किसी चालक
से होकर या चालक में से होकर वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती। यानी कि जैसे ये है, अगर इस चालक के भीतर से होकर ये वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी, इसके भीतर से होकर वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरती है, इसके भीतर से नहीं जाती है, इस तरीके से निकलती है। भाई भीतर से होकर नहीं गुजरती, इसलिए यहां पर इसके भीतर, चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र जो होता है शून्य होता है। तो छठवां पॉइंट बनता है, किसी चालक में से होकर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती, इस कारण किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, E बराबर 0। इसके बाद अगला पॉइंट, सातवां पॉइंट, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत बल रेखा और ये वैद्युत बल रेखाएं यहाँ पर। अब वैद्युत बल रेखाएं जहां पर घनी होती हैं, जिस स्थान पर, उस स्थान का, जैसे ये ए स्थान है और ये बी है, अब यहाँ पर क्षेत्रफल लिया, इतने ही क्षेत्रफल हमने लिया इसका, इतने ही क्षेत्रफल इसमें लिया, तो इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है, इसमें क्या है, कम है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ई में ई बी से अधिक होगा, ई में ई बी से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र अधिक होगा। तो सातवें पॉइंट से हम लिख सकते हैं, जिस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र अधिक, तथा जिस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र कम होता है, कम या दुर्बल होता है। तो ये सातवां पॉइंट। अब आठवां पॉइंट क्या बनता है, आठवां पॉइंट बनता है, दो सजातीय आवेश जो हैं, जैसे हमने एक सजातीय आवेश लिया प्लस और एक लिया ये प्लस, दो सजातीय, या हम ले सकते हैं एक माइनस और दूसरा भी माइनस लिया, दोनों कैसे हैं, सजातीय आवेश हैं, दोनों ही सजातीय आवेश हैं। अब इसमें वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, इस तरीके से ये, तो दूसरे वाले के लिए भी ये नीचे की ओर, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, इस तरीके से। ये इस तरीके से। अब धन में क्या होता है, धन से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, ऋण पे जाती, तो यहाँ ऋण है नहीं आवेश, तो धन से कहाँ जाएंगी, अनंत की ओर, इस तरीके से धन से निकलकर अनंत की ओर जाएंगी, बाहर की ओर, ये जाती है। ऐसे इसमें होता है, इसमें भी वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, ये बाहर की ओर, बाहर। लेकिन इसमें क्या होता है, ये अनंत से आती हुई होती है, अंदर की ओर तीर के निशान लगाए जाते हैं, ये इस तरीके से। अब क्या होता है, इनके बीच में जहां से वैद्युत बल रेखाएं होकर नहीं गुजरती, जिन बिंदुओं से, उन बिंदुओं को कहते हैं उदासीन बिंदु, इन्हें कहते हैं, इन बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु की विशेषता होती है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो होता है शून्य होता है, वैद्युत क्षेत्र E या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ऐसे इसमें भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये n है, ठीक। अब इनके बीच की दूरी, ये अगर r1 मान लेते हैं, इनके बीच की दूरी r2, इन आवेशों को नाम देते हैं q1, इसको देते हैं q2। तो इसकी एक शर्त बन जाती है, क्या बनती है आवश्यक शर्त, इससे या ऐसे भी निकाल सकते हो, q1 बटे में r1 बराबर q2 बटे में r2। तो इस पॉइंट को हम लिख भी सकते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, लिखेंगे दो सजातीय आवेश में वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, एक दूसरे को
प्रतिकर्षित करती है। इसके बाद लिख सकते हैं यदि ये सजातीय आवेश Q1 और Q2 तथा इनके मध्य जहां से होकर वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती उस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। यदि इन आवेशों की उदासीन बिंदु से दूरियां क्रमशः R1 और R2 हों तब कंडीशन में क्या बनती है सर, Q1 बटे में R1 बराबर Q2 बटे में R2। तो ये बनती है, ये 8 पॉइंट बनते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण में। इनको हम लिख लेते हैं। ये हैं 8 पॉइंट वैद्युत बल रेखाओं के गुण के, जो अभी हमने समझाए थे। एक बार फिर समझते हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एकल धन आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं और ऋण आवेश पर अनंत से आती हैं। वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं क्योंकि ये धन से ऋण की ओर जाती हैं परंतु ऋण से धन की ओर वापस नहीं आती। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। यदि काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो कि संभव नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के, अगला पॉइंट है, वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ पर अभिलंबवत उत्पन्न और अभिलंबवत ही समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक में से होकर नहीं गुजरती, इसीलिए चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। सातवां है, सजातीय आवेशों में वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटती हैं जिससे इनके मध्य जो बिंदु प्राप्त होते हैं जिनसे होकर वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं और इन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, उदासीन बिंदु कहलाते हैं। आठवां पॉइंट है, वैद्युत बल रेखाएं जिस क्षेत्र में सघन होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल या अधिक तथा जिस स्थान पर या जिस क्षेत्र में विरल होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र कम होता है। तो ये था वैद्युत द्विध्रुव। अब पढ़ते हैं, इसके बाद अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहले पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें डाइपोल का मतलब क्या होता है, डाई मतलब होता है दो, और पोल का मतलब होता है ध्रुव। इसमें दो ध्रुव होते हैं। डाई मतलब दो और पोल मतलब ध्रुव। इसमें दो ध्रुव होते हैं। कैसे, ये एक ध्रुव और एक ये ध्रुव, जिन पर आवेश एक पर है -Q और एक पर हमने लिया +Q आवेश। ये आवेश कैसे हैं, परिमाण में बराबर है। अगर दोनों का परिमाण देखा जाए तो इन दोनों का परिमाण बराबर है, परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। इस बिंदु का नाम देते हैं A और ये B, नाम दे दिया। इनके बीच की अल्प दूरी, इनके बीच की बहुत सूक्ष्म दूरी होती है ये, इसलिए अल्प दूरी कहते हैं, मानते हैं 2L क्यों मानते हैं, ये गणना करने में आसानी रहती है। आगे डेरिवेशन पढ़ेंगे तो उसमें दो भागों में इसको बांटा जाता है। अगर 2L लेंगे तो आसानी से हम L करके दो भागों में इसको बांट सकते हैं। बीच में मध्य बिंदु लेंगे तो ये L हो जाए, ये L हो जाए। अगर हम केवल L लेंगे तो L/2 लिखना पड़ेगा, और डेरिवेशन करेंगे जब हम फॉर्मूला वहाँ निकालेंगे तो वहाँ थोड़ा दिक्कत होती है, हल करने में समझने में भी दिक्कत होगी। इसलिए सरल बनाने के लिए इसलिए इसकी अल्प दूरी 2L लेते हैं। तो ये बना वैद्युत द्विध्रुव। इसमें दो पोल हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। और इसकी परिभाषा क्या बनती है, परिभाषा बनती है इसकी, ऐसा निकाय, एक निकाय है ये AB, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है।
तो देखो इसकी परिभाषा, इसको लिख लेते हैं परिभाषा। तो ये परिभाषा है इसकी, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण होते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल लिख लेते हैं H2O CH4 NH3 HCl आदि। ये वैद्युत द्विध्रुव, ये एक निकाय बनाते हैं और वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंग्लिश में कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? इसी से बनी है ये। इसी से कैसे बनेंगे? सबसे पहले इसी को एक लिख लेते हैं, बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव की रचना में। ये एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया तो उसकी रचना कर लेते, बना लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना में इनके आवेशों में से, ये आवेश है, इनके आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण लिया जाता है। कोई भी आवेश ले लो, माइनस वाला ले लो चाहे प्लस वाला, किसी एक आवेश का परिमाण इन आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला इसका बन जाता है। आप यहाँ पे प्लस भी ले सकते हो। फिर से देखो, वैद्युत द्विध्रुव की रचना में इनके किसी एक आवेश का परिमाण तथा इन आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल P से डिनोट करते हैं। तो ये इसका फार्मूला बन जाता है। इसी से परिभाषा इसकी लिखी। आप इसका लिख कैसे सकते हैं इसको? ये P बराबर, इसका परिमाण से बाहर निकालो तो ये Q निकलेगा, यहाँ हो जाएगा 2L। तो P बराबर बन जाएगा 2L3। अब 2L3 निकालो, या Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू में, और 2L दूरी है तो ये मीटर मात्रक हो जाता है। इसका चित्र कैसे बनाते हैं? जैसे एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया, एक पर -Q आवेश और एक पर क्या है? +Q आवेश, और इनके बीच की अल्प दूरी 2L है। ये बिंदु B और ये A। अब वैद्युत द्विध्रुव बन गया। इसी में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ये दिशा होती है ऋण से धन की ओर, क्योंकि यह एक सदिश राशि होती है। वैद्युत द्विध्रुव कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि होने के कारण इसकी दिशा क्या होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। इसका SI मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है, कूलाम इंटू मीटर। और इसका विमीय सूत्र, इसकी विमीय सूत्र यहाँ से देखो निकालिए। तो कूलाम की विमा क्या होती है? AT, और दूरी की विमा क्या होगी? मीटर है ये L, तो ATL, ये इसकी विमा होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है? देखो लिखते हैं। तो ये लिखी परिभाषा इसकी। वैद्युत द्विध्रुव की रचना में इसके किसी एक आवेश का परिमाण तथा इन आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसकी विमा क्या है? विमा लिखिए ATL, और ये सूत्र है। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव।